वेलकम बैक जी। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और इस सेगमेंट में हम बात करेंगे आपकी सेहत के हवाले से मामलात पर, और उसमें भी जो ख़ास तौर पर आपकी नफ्सियात से जुड़े जो मामलात हैं वो आज के दिन प्रोग्राम में ज़ेर बहस आते हैं। हमारे जो स्केजुअल गेस्ट हैं ऑनरेबल जनाब डॉक्टर शफीक यासीन, जो कि एक माहिर नफ्सियात हैं, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद होते हैं आज ही के दिन इस सेगमेंट में, और उनसे हम बात करते हैं आपकी नफ्सियात से जुड़े और इसके अलावा जो कुछ हो रहा है हमारी सराउंडिंग्स में उसके ऊपर हम गुफ्तगू करते हैं, क्योंकि उसका बड़ा गहरा ताल्लुक़ है हमारी नफ्सियात से। और कल भी एक सवाल आया था बड़ा इंटरेस्टिंग, इससे पहले भी इसके ऊपर गुफ्तगू हो चुकी है। मैं आज कोशिश करूँगा इसके ऊपर दोबारा बात करूँ। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब को वेलकम करूँगा। थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन फॉर बीइंग विद अस। डॉक्टर साहब, आज भी वही सवाल आ रहे हैं कि हमारे यहाँ क्योंकि हमें नहीं पता कि नफ्सियात के मसाइल हर किसी के साथ हो सकते हैं। अगेन कल भी एक वही सिमिलर क्वेश्चन आया कि वो लड़के के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम है, अभी तक क्योंकि डायग्नोसिस नहीं हुआ, मे बी कि वो बाइपोलर डिसऑर्डर का पेशेंट हो, ओसीडी का पेशेंट हो, या और कोई इसके साथ मसला हो सकता है। बट ये सजेस्ट किया जा रहा है पाकिस्तान के जो डॉक्टर्स हैं जो सब तरफ फैले हुए हैं, 240 मिलियन डॉक्टर्स जो हमारे पास हैं, वो ये कहते हैं कि जी इसकी शादी कर दी जाए, ये मसला हल हो जाएगा। अब मैं ये समझने से कासिर हूँ कि ये मामलात को कैसे हल किया जा सकता है, और हमारे यहाँ हर मसले का हल जो है ख़ास तौर पे नफ्सियात के केसेस का, वो यही सजेस्ट किया जाता है कि इसकी शादी कर देंगे तो ये ठीक हो जाएगा। और उसके बाद जो कुछ होता है, और मैं देखता हूँ कितने ख़तरनाक वाक़यात हो रहे हैं। अभी रिसेंटली एक केस हुआ जिसके अंदर वो लड़का था, वो अपने ड्रग एडिक्ट था, और वो ज़ाहिर है कि एक बड़ी फैमिली से आता था, तो उसने जो है वो इस तरह किया। तो वजह यही है कि इस तरह के केसेस को इस तरह हल करने की कोशिश की जा रही है। अब आप बताइए कि इसको वाक़तन इससे हल हो सकता है मसला? अगर हल है तो बताइए, हम भी इनिशिएटिव लेते हैं। जी फरमाइए आप। डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछा है आपने। देखिए, आई थिंक शादी जो है डेफिनेटली इट्स अ कन्फॉर्मिटी बेसिकली कह सकते हैं हम लोग इन सोसाइटी। मैरिज इंस्टीट्यूट जो है वो वक्त के साथ साथ उसमें चेंजेस आ रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज से 3-4 डिकेड्स पहले की शादियां और कॉम्प्रोमाइज़ और इवन केयरिंग के हिसाब से ब्रेड विनर मेल और फीमेल हाउसवाइफ और बच्चों का ख्याल रखना, दैट हैज़ चेंज्ड अ लॉट सिग्निफिकेंटली लास्ट, मैं भी समझता हूँ 10-15 सालों में, जहाँ ऑल ओवर द वर्ल्ड, ख़ासतौर पर अब पाकिस्तान में भी औरतों को भी काम करना पड़ रहा है, वाइफ्स को भी काम करना पड़ रहा है। बच्चों की तरफ ध्यान अब इतना नहीं दे पा रही हैं, इसलिए कि जब काम की तरफ जाना पड़ता है तो ज़ाहिर है दैट चेंजेस अ लॉट। तो फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स भी इसके हैं जो कि इसको काफ़ी चेंज कर रहे हैं। सोशल मीडिया ने बड़ा चेंज किया है इस इमेज को। लेकिन द बॉटम लाइन इज़ कि देखिए, इट्स अ वेरी पर्सनल डिसीजन। अगर आप खुशी से एक चीज़ करते हैं, शादी कम्स एज अ चॉइस इन योर लाइफ के क्या आप एक मैरिज में रहना चाहते हैं, इस कमिटमेंट में रहना चाहते हैं, क्या आगे आप चाहते हैं कि आपके बच्चे हों, आगे आपकी जनरेशन नेक्स्ट लेवल पे प्रोग्रेस करे, और आप क्या समझते हैं कि इसका पर्पस आपके लिए क्या है। और जब एक शादी होती है तो वाइफ एज अ फ्रेंड, एज अ कंपेनियन, बराबर की शराकतदार, और आप उससे खुश है और वो आपसे खुश है। क्योंकि जब ये एक अच्छी रिलेशनशिप होती है तो डेफिनेटली इट हैज़ अ वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन इमोशंस। इमोशंस पे, इंसान की सोचों पे बड़ा पॉजिटिव और मुस्बत अफेक्ट होता है। जैसे साइकिल के 2 पहिए होते हैं, इस तरह शादी भी कहते हैं कि एक दूसरे को सपोर्ट करना और लाइफ को आगे लेके चलना। कुछ कमियां इंसान में, आदमियों में होती हैं जो औरतें पूरी करती हैं, और कुछ औरतों में होती हैं जो आदमी पूरी करते हैं, एंड दैट मेक्स अ बिग डिफरेंस। तो ये तो एक पॉजिटिव साइड है शादी की। लेकिन अगर मजबूरन शादी कर दी जाए किसी की, और वो नहीं चाहता हो कि उसकी शादी हो, और वो ना खुश हो, और ऐसे इंसान से उसकी शादी हो जाए जिससे वो कंपैटिबिलिटी ना हो, पर्सनालिटी क्लैशेस हों, रिलेशनशिप अच्छी नहीं बन सके, और शुरू से ही अगर इंसान नेगेटिव थॉट्स के साथ इस रिलेशनशिप में एंटर हो जो कि शादी कहलाती है, तो फिर मसला ये है कि फर्स्ट स्टेप ही अगर गलत होगा तो आगे इसके स्टेप्स भी गलत ही होते जाएंगे। एग्जैक्टली। तो यू हैव टू बी रेडी फॉर इट वन, एंड देन
whoever you choose वो compatible हो, तो then I think it's promising, it's good. साइकेट्री की ज़्यादातर बीमारियों में ये देखा गया है कि जो शादीशुदा लोग हैं उनमें नफ्सियात के प्रॉब्लम्स कम हैं। ये तो स्टैटिस्टिकली प्रूवन है, ये प्रूवन है। तो इवन सुसाइड रिस्क इज लोअर इन मैरिड कपल्स कंपेयर टू सिंगल इन डिवोर्स्ड। तो स्टैटिस्टिकली तो ये एविडेंस बेस्ड है कि मैरिज प्रोटेक्टिव है इन साइकाइट्री for a lot of emotional or problems. Death could be the less harmful, that's why. देखिए शादी अपने साथ कमिटमेंट्स लेके आती है, आप अकेले नहीं होते, आपके साथ कोई दूसरा होता है, फिर आप अच्छे होते हैं, तो दैट बिकम्स प्रोटेक्टिव फैक्टर एज वेल। आप ये दुनिया छोड़ के नहीं जाना चाहते, अगर जितने चाहे आप होपलेस हों, कुछ तो आपको इमोशनल सपोर्ट आपकी फैमिली से मिलती है। एक तो ये बच्चों को देख के ही आपको लगता है कि मैं नहीं जा सकता इनको छोड़ के, और मेरे लिए पर्पस है ज़िंदगी का जो मुझे गुजारना है। और फिर ये कि वो प्यार, अनकंडीशनल लव बच्चों से आपको मिलता है, माँ बाप बच्चों से अनकंडीशनल प्यार करते हैं, और ये चीज़ें जो हैं प्रोटेक्टिव होती हैं रिलेशनशिप में, जो कि इमोशनली स्ट्रॉन्ग करती हैं आपको अगेंस्ट डिप्रेशन, अगेंस्ट एंजाइटी डिसऑर्डर्स एंड अगेंस्ट सुसाइड रिस्क। और इवन स्किज़ोफ्रेनिया के रिस्क जो है ना वो भी थोड़े कम हैं साइकोसिस के मैरिड लोगों में कंपेयर टू सिंगल के। ड्रग अब्यूज़ के रिस्क कम हो जाते हैं, सिंगल में ज़्यादा हैं। अल्कोहल अब्यूज़ अबाउट द सेम। तो इन अ वे ये नहीं है कि अगर आप प्रॉब्लम ऑलरेडी है और आप शादी कर दें उसकी तो प्रॉब्लम कम हो जाएंगे, फिर प्रॉब्लम बढ़ते हैं। और ये अलग इशू है यासर, क्योंकि होता है ये कि कई नफ्सियात के पेशेंट्स मेरे पास आते हैं जो सिंगल होते हैं, वो कहते हैं अब ये थोड़ा बेहतर हो गया, अब मैं बताना ही नहीं चाहूँगा दूसरे को और छुप के शादी करवा दूंगा इसकी, ताकि ये आगे ज़िंदगी सही से गुजार सके। अब वो अगर साइकोसिस का पेशेंट है, स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट है, सीवियर डिप्रेशन के साथ है, और अभी भी इतना इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है कि वो अपने आप को सपोर्ट कर सके, तो फिर वो अपनी वाइफ को कैसे करेगा सपोर्ट, आने वाले बच्चों को कैसे करेगा, ये प्रॉब्लम बढ़ जाते हैं। तो मेरा मशवरा ये होता है कि अगर इस तरह कोई शादी की भी जाए तो ट्रांसपेरेंट क्लियर होके की जाए, बताया जाए सामने वालों को कि ये बीमारी है, ताकि बाद में कोई ऐसे सरप्राइजेस ना हो, शॉक्स ना हो। क्योंकि होता है कि बाद में जब पता चलता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, कि इसको नफ्सियात का मसला था और हमें पहले नहीं बताया गया था, तो बहुत कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं और फिर डिवोर्स होने का रिस्क भी बढ़ता है। शादी होने के बाद एक दफ़ा फिर सेपरेशन हो, उससे बेहतर कि शादी ना हो। लेकिन डेफिनेटली देयर इज़ नो गारंटी इन एनी रिलेशनशिप। एंटर होने से पहले कि कोई गारंटी है कि आप किसी रिलेशनशिप एंटर हो रहे हैं वो एंड अप नहीं होगी डिवोर्स में या ब्रेकअप में। लेकिन डेफिनेटली दे आर फैक्टर्स जो पहले के होते हैं, अगर सोच से समझे पूछते हुए भी लोग इस तरह के डिसीजंस लें जो आगे जाके फेलियर में एंड अप हों, तो फिर ऐसे डिसीजन ला लेना ही बेहतर होता है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये मेमोरी लॉस आजकल बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बात हो रही है, और हमारे यहाँ क्योंकि टर्म्स अब जब फ्लोट होना शुरू होती हैं तो हर शख्स उसके ऊपर करता है। और डिमेंशिया के हवाले से अब क्वेश्चंस आना शुरू हो गए कि क्या सिम्टम्स इनिशियली होते हैं। मैं देख रहा था एक दो जगह इसके ऊपर बात भी हो रही थी, तो हर शख्स ये एक खुद से उसने अस्यूम कर लिया है कि शायद उसको ये प्रॉब्लम हो गई है। आई मीन बहुत सारे स्टेजेस उसकी होती हैं, बहुत सारे फेजेस होते हैं। टाइम्स मेरे साथ भी होता है कि मैं बहुत सारी चीज़ें याद नहीं रख पाता, लेकिन इसका मतलब क्या ये हो सकता है कि मैं डिमेंशिया का पेशेंट हो गया हूँ? ये एक मसला क्या है? क्योंकि बहुत सारे फेजेस में ऐसा होता है कि आप बहुत ज़्यादा प्री ऑक्यूपाइड होते हैं, बहुत ज़्यादा सोचें आपके ऊपर होती हैं गालिब, तो उसकी वजह से भी शायद आप भूलना शुरू कर देते हैं। ये एक्चुअली है क्या? अब हर शख्स ये क्लेम कर रहा है नहीं मेरे साथ असल में डिमेंशिया का प्रॉब्लम है, तो मैं ज़्यादा नहीं रख पाता। जी प्लीज़। बड़ा अच्छा सवाल है यहाँ से। इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पहले तो डिमेंशिया ज़्यादा रिस्क जो डिमेंशिया का होता है 65 प्लस पे होता है। 65 से अर्लियर एज में चांसेस होते हैं डिमेंशिया के, प्री सेनाइल डिमेंशिया जिसे हम कहते हैं, लेकिन रिस्क इज़ मच लोअर। पहली बात है। तो 65 प्लस में जो है ना फिर रिस्क तकरीबन 5% लोगों में डिमेंशिया होने का होता है, 100 में से 5। डिमेंशिया सिर्फ मेमोरी लॉस नहीं है, ये समझना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जब ब्रेन में श्रिंकेज आती है, जिसे हम कहते हैं थोड़ा सा सिकुड़ना शुरू होता है, ट्रॉफिक चेंजेस जैसे हम मेडिकल टर्म्स में कहते हैं,
तो होता यह है कि जब फ्रंटल, खास तौर पे जो मेन एरियाज हैं दिमाग के, वो फ्रंटल और टेम्पोरल लोब हैं जो ज़्यादा चेंजेस उसमें आते हैं। अब होता उसके साथ ये है कि सिर्फ मेमोरी के चेंजेस नहीं, कभी कभी मेमोरी के चेंजेस आने से पहले पहले पर्सनालिटी चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, इमोशनल चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, बिहेवियरल चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। मतलब लोगों के मूड स्विंग्स होने शुरू हो जाते हैं, कुछ लोग डिप्रेशन में जाते हैं, कुछ अचानक से इरिटेबल हो जाते हैं, एजिटेटेड हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, गुस्सा करने लगते हैं, उनकी पर्सनालिटी चेंज होती है अगर खास तौर पर फ्रंटल लोब अगर इन्वॉल्व हो तो। कुछ लोग डिसइनहिबिटेड हो जाते हैं, जिसका मतलब है कुछ इस तरह की गैर अखलाकी किस्म की हरकतें करने लगते हैं जो कि नॉर्मल नहीं होती उनकी पर्सनालिटी के हिसाब से, जो कि डिमेंशिया का हिस्सा हो सकती है। और मेमोरी लॉस इटसेल्फ इज द की जो मेन एक सिम्टम है। जब असेसमेंट होती है ना तो हम उसे डिफरेंट लेवल्स पे असेस करते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि कोई और इशू तो नहीं है। एक टर्म है सूडो डिमेंशिया, जो हम कहते हैं नकली डिमेंशिया। अब होता है कि अगर कोई पेशेंट डिप्रेशन का शिकार है और उसके साथ उसकी फोकस और कंसंट्रेशन सही नहीं है, जो कि कई लोगों में एंजाइटी और डिप्रेशन कैसे होता है, तो वो लोग जो हैं फिर उनके साथ मेमोरी लॉस, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस कॉमन होता है। यू कैन टेक से मैं जब तक जो है वो ये बता भी दूं देखने वालों को कि अगर आपको भी इस तरह का कोई प्रॉब्लम है या महसूस होता है तो स्क्रीन के ऊपर नंबर जो हम चला रहे हैं इसके ऊपर आप कॉल करके डॉक्टर साहब से अभी सवाल कर सकते हैं। इस हवाले से ख़ास तौर पे कन्फ्यूजन जो है वो पाई जाती है कि आया हमारे साथ कोई ये मसला तो नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो नंबर नीचे जो है वो चलाएंगे अभी, इसके ऊपर आप कॉल करें और कॉल करके प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। जी डॉक्टर साहब प्लीज़। तो क्योंकि अब ओल्ड एज में जब हम आते हैं और जब डिमेंशिया की बात करते हैं तो चार चीज़ें ख़ास तौर पे दिमाग में रखनी चाहिए। एक है डिप्रेशन, राइट, जो अभी हम बात कर रहे थे, जिसके साथ सूडो डिमेंशिया और कंसंट्रेशन इश्यूज, शॉर्ट टर्म मेमोरी के प्रॉब्लम्स, और लगता है कि मेमोरी फॉरगेटफुल है और एज भी 65 प्लस है और लोग खुद सोचने लगते हैं कि क्या पता उसको डिमेंशिया का मर्ज हो, लेकिन होता नहीं है, वो डिप्रेशन होता है। कुछ लोग डिलीरियस हो जाते हैं। अब होता है, डिलीरियम का मतलब क्या है? डिलीरियम इज एन मेडिकल टर्म फॉर कोई भी और बीमारी है, जैसे शुगर की बीमारी है या ब्लड प्रेशर की बीमारी है या किडनीज कॉम्प्रोमाइज्ड हैं या कोई भी और इन्फेक्शन हो रही है, यूटीआई हो रहा है, जैसे पेशाब की इन्फेक्शन है, तो होता है कि पेशेंट खास तौर पर बड़ी एज में कन्फ्यूजनल स्टेट में जा सकता है। जब वो कन्फ्यूजनल स्टेट में जाएगा वो डिसओरिएंटेड हो सकता है, उसको नहीं पता कि मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, मैं किस जगह पे हूँ, आज दिन कौन सा है, आज तारीख कौन सी है, मैं किस से बात कर रहा हूँ। कभी कभी वो सोचता है कि मैं कम्प्लीटली वो अभी एक पेशेंट है मेरे पास दाखिल, वो डिसओरिएंटेड है बेसिकली, नॉट बिकॉज ही हैज़ डिमेंशिया, वो यंग पेशेंट है, लेकिन वो ड्रग विड्रॉल्स के हवाले से डिलीरियस है। तो बहुत सी मेडिकल, जैसे ये ड्रग विड्रॉल्स हैं, अल्कोहल विड्रॉल्स हैं, इन्फेक्शंस हैं और बाकी मेडिकल इश्यूज, उससे जो कन्फ्यूजनल स्टेट होती है उसको भी मिसपर्सीव करते हैं लोग एज डिमेंशिया। एक तो ये हो गया। फिर बड़ी एज में एक और डायग्नोसिस जो है डिल्यूजनल डिसऑर्डर, जो वो एक और प्रॉब्लम है कि साथ में साइकोसिस के आता है। सोचने लगते हैं कि लोग मेरी चीज़ें चुरा रहे हैं, पड़ोसी मेरे खिलाफ हैं, लोग मेरे खिलाफ बातें कर रहे हैं। वो लेट ऑनसेट साइकोसिस ही है बेसिकली, लेकिन ये भी अगेन कंसंट्रेशन के इश्यूज को अफेक्ट कर सकता है और साथ में शॉर्ट टर्म मेमोरी इश्यूज आ सकते हैं। तो बेसिकली डिमेंशियाज हो गया, डिलीरियम हो गया, सूडो डिमेंशिया जिसे डिप्रेशन कहते हैं, और ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं, और डिप्रेशन भी जैसे मैंने बोला। तो और इसके अलावा और भी नफ्सियात के प्रॉब्लम जहाँ पे भी कंसंट्रेशन इश्यूज आएंगे। फिर ये कि जर्नल हम पॉपुलेशन में देखते हैं, कंसंट्रेशन फोकस हम लोगों का वैसे ही जनरल पॉपुलेशन में सही नहीं है। आजकल ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, जिस पे हम पहले बात कर चुके हैं। लाइफस्टाइल जो है वो बड़ा मेजर इशू है। सोने के औकात क्या हैं, लेट सो रहे हैं, कम सो रहे हैं, रात को मोबाइल फ़ोन या स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, इससे इफ़ेक्ट्स आते हैं। विटामिन डी डेफिशिएंसी से इफ़ेक्ट्स आते हैं, न्यूट्रिशनल डेफिसिट से कंसंट्रेशन के इश्यूज आते हैं, स्पेशली ओमेगा 3 फिश ऑयल लोग नहीं ले रहे हैं, मछली नहीं खाते, उससे बहुत कंसंट्रेशन इश्यूज हैं। Different vitamin deficiencies can cause concentration issues. Dehydration, पानी कम पीना, ये headache, lethargy, थकन जल्दी होना,
कंसंट्रेशन सही नहीं होना और भूल जाना, पानी कम पीने से उसका बहुत गहरा ताल्लुक है। तो पानी पीना बड़ा ज़रूरी है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन हम लोग बेसिकली इग्नोर कर रहे हैं अच्छी हेल्थ को। फिजिकल भी और मेंटल भी, और दोनों का बड़ा गहरा ताल्लुक है, इंटर रिलेटेड है। कुछ फिजिकल हेल्थ इश्यूज हैं जो कि मेंटल हेल्थ इश्यूज कॉज करते हैं, और कई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं जो कि फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ाते हैं और कॉम्प्लिकेट करते हैं। और पाकिस्तान में ये चीज़ मसला समझने की ज़रूरत है कि लोग ज़्यादा प्रायोरिटी फिजिकल हेल्थ को देते हैं, ना समझते हुए कि जो स्ट्रेस है, जो परेशानियां हैं, छोटी बड़ी क्रॉनिक एक्यूट हर तरह की परेशानियां, स्ट्रेस आपके दिमाग को बहुत बुरी तरह डैमेज करती है और आपके लाइफस्टाइल को भी नहीं सही रखते हुए वो मज़ीद प्रॉब्लम्स लेके आती हैं फिर। एग्जैक्टली। अच्छा, ये कंसंट्रेशन बड़ा ज़रूरी है, और ये जो आजकल हो रहा है, मैं अपनी अगर बात करूँ वो अपने से ही ये सिलसिला शुरू करना चाहिए कि जब आप पढ़ना शुरू करते हैं, आजकल मैं ये नोट कर रहा हूँ कि जैसे ही पढ़ना शुरू करता हूँ तो फिर एकदम से मोबाइल की जो है वो लाइट जलती है और फिर वो सारी कंसंट्रेशन में लूज़ कर जाता हूँ और फिर उसमें इंटरेस्ट दोबारा से डेवलप करना, ये एक प्रॉब्लम होता है जिसका मैं ये अभी तक समझ पाया हूँ कि सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो आपका सेल फोन है। आपको एवरी नाउ एंड देन आप उसको टच करके टैप करके देखना पड़ता है कि कोई नोटिफिकेशन तो नहीं है, कि टाइम क्या हुआ, ये जो कुछ भी है वो बार बार आप टैप कर रहे हैं फॉर नो रीज़न। आई मीन आप कोई भी काम कर रहे हैं, मैं ये देखता हूँ, मैं खुद भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि ये हो रहा है, तो मेरे साथ हो रहा है, तो यकीनन बहुत और भी लोग इसको एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। लाइक मैं टीवी देखते हुए हर 2 मिनट के बाद इस स्क्रीन को टैप करके देखता हूँ कि इसके ऊपर कोई नोटिफिकेशन तो नहीं है। मैं कोई काम कर रहा हूँ, इवन खाने के बीच में भी मैं बार बार उसको टैप करके देख रहा होता हूँ। कोई वजह नहीं है उसकी, लेकिन ये एक हैबिट एक बन गई है। मैं ये एक्सपेरिमेंट करके देख रहा था उस दिन कि मैं अगर इसको बंद करके कम्प्लीटली एयरप्लेन मोड के ऊपर रख के दूर कर दिया जाए और उसके बाद देखूँ यही सारे काम करके, तो क्या ये वाकई इफ़ेक्ट कर रहा है? तो आंसर इज़ यस, वो इफ़ेक्ट कर रहा है। वो हर थोड़ी देर के बाद, क्योंकि आदत हो गई है, तो मैं अपने इर्द गिर्द देखता हूँ कि मेरा सेल फ़ोन मेरे करीब है या नहीं है, फिर से मैं वो हो जाता हूँ। तो डिस्ट्रैक्ट कर रही है। डिस्ट्रैक्शन को कैसे ओवरकम किया जाए? चले मैं अपने लिए ही सवाल कर लेता हूँ, क्योंकि ये तो बड़ी ख़तरनाक चीज़ बन गई है। जी आपको जी देखिए, ये तो मुझ पे भी अप्लाई बहुत होता है कि मैं पेशेंट्स देखता हूँ, आई नीड टू कॉन्सेंट्रेट, मुझे लिसन सुननी पड़ती हैं प्रॉब्लम्स, और अच्छी तरह नहीं सुनूंगा तो मैं उनको नहीं सही से डायग्नोज कर पाऊँगा, उनका इलाज सही नहीं कर पाऊँगा। नफ्सियात के लिए सुनना, फोकस, और ये कि एक के बाद एक पेशेंट आता है तो आपको कंटिन्यू टू फोकस, और आप कोई चीज़ भूल जाते हैं ड्यूरिंग कंसल्टेशन, तो फिर हो सकता है कि आप दवाई लिखते हुए और ट्रीटमेंट देते हुए कोई ना कोई भूल कर दें। मेरी जो अपनी स्ट्रेटजी है वो ये है कि जब मैं क्लिनिक जाता हूँ और जब भी कोई इंपॉर्टेंट टाइम होता है, जैसे मैं अभी यहाँ बैठा हुआ हूँ, तो मैंने 2 फ़ोन है मेरे पास, मोबाइल दोनों में गाड़ी में लॉक करके आ गया, ठीक है, मैं यहाँ लेके नहीं आया, देयर इज़ नो डिस्ट्रैक्शन एट ऑल। सेम अप्लाइज जब भी मैं पेशेंट देखता हूँ, मैं दोनों मोबाइल साइलेंट पे करके साइड राइट लेफ्ट पे रख देता हूँ, और ना ही मैं मोबाइल की तरफ देखता हूँ, ना कोई फ़ोन अटेंड करता हूँ। हाँ, अगर कोई ऐसा ब्रेक आ जाए कि पेशेंट नहीं आया है, आधा घंटे मेरे पास है, तो फिर मैं फ़ोन उठा के चेक कर लेता हूँ कि कौन कौन से मैसेजेस आए हैं और किसने मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश की है। तो ये इस तरह की स्ट्रेटजीज़ आपको इम्प्लीमेंट करनी ही पड़ती है, वरना आप नहीं फोकस कर पाएंगे और आपकी प्रोडक्टिविटी पे फ़र्क पड़ता है और मेमोरी पे फ़र्क पड़ता है। एग्जैक्टली। तो आई थिंक इट varies from individual to individual, लेकिन आई थिंक द वे टू डील विद इट, मेन वो तरीका यही है कि आप 1 घंटा रख लें दिन में, 1.5 घंटा रख लें कि आपने पूरा तरह से दे दिया स्क्रीन को टाइम, एंड दिस इज़ टू लर्न समथिंग। आपने न्यूज़ जल्दी से देख ली, मेन ईमेल्स चेक कर ली, जो आपकी कॉरेस्पॉन्डेंस है आपने चेक कर ली, जो मेन इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जो कि प्रोडक्टिव है, अगेन विच इज़ इंपॉर्टेंट, स्क्रीन टाइम इज़ इंपॉर्टेंट टू। लेकिन मैं उसको किसी तरह डी वैल्यू नहीं कर रहा, क्योंकि उसकी वजह से कई चीज़ें हमारी बेहतर हुई हैं, हमारी परफॉर्मेंस बेहतर हुई है, हमारी कनेक्टिविटी टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली बेहतर हो रहा है। तो वो तो इम्पोर्टेंट है। तो वो जब हम उसको बैलेंस लेके चलेंगे ना, तो तब भी हम उसको डील कर सकेंगे। एग्जैक्टली। अच्छा, मैं ये खुद अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये बात हमेशा कहता हूँ, तो वो देख भी रहे होंगे तो ये उनको पता होगा कि सर हमेशा एक बात कहते हैं कि मोबाइल फ़ोन जो है ना वो हमेशा बंद रखें। मैं ड्यूरिंग वर्कआउट एटलीस्ट, मेरी अब से नहीं बहुत अरसे से प्रैक्टिस ही है, लॉकर में डाल के
फिर मैं वर्कआउट करता हूँ। अब मैं यही देख रहा हूँ, बहुत सारे लोग आते हैं जी वो रिजल्ट्स नहीं हमें मिल रहा है। वो रिजल्ट्स इसलिए नहीं मिल रहा है कि आपका सारा फोकस जो है वो इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर होता है। आप जिम में जाते हैं, किसी भी मशीन पे खड़े हो जाते हैं, घंटों वीडियोस बनाते हैं और ये बनाते हैं। तो मैं ये साइकी चेक कर रहा होता हूँ, और ये क्योंकि कंसंट्रेशन नहीं है, इसी वजह से आपको रिजल्ट्स भी नहीं मिल रहा है। जितना टाइम आप स्पेंड करते हैं, ख़ासतौर पे जो फीमेल्स हैं, उनकी सारी जो कंसंट्रेशन होती है वो होती है वीडियोस बनाने पे, इंस्टाग्राम पर, इस पे। और यही वजह है कि कुछ गेन नहीं कर रहा है, और फिर वो आते हैं हर 2 साल के बाद रिन्यू हो रहा होता है कि जी हमारा जो एडमिशन जो है वो उसको कर दें। तो कंसंट्रेशन इज़ द की। ये सुना आपने ज़रूर होगा, लेकिन ये काम वहीं पे करता है, ये आपके लिए बड़ा मुश्किल है। आजकल तो ऐसा ट्रेंड मैं देख रहा हूँ कि सेट हो गया है कि वर्कआउट पे बिल्कुल किसी का फोकस नहीं है। क्या कर रहे हैं, क्या लर्न कर रहे हैं, क्या किस तरह आपने अपनी वेरिएशंस के ऊपर काम करना है, ज़्यादा फोकस इसके ऊपर हो गया। तो ये जो डिस्ट्रैक्शन है ना, अब ये प्रोफेशनल लाइफ के अंदर भी है, ऑफिस में जाएं सारा टाइम आप देखें वही मोबाइल के ऊपर गेम्स चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। तो इसको मेरे ख्याल में आप डिसिप्लिन में अपने आप को लाने की ज़रूरत है, और ये बड़ी अच्छी बात है। अभी मैं ये ड्यूरिंग डिस्कशन ही सोच रहा था कि बहुत सारे ऐसे काम हैं, अगर मेरे जो ओवरसीज़ फ्रेंड्स हैं जो मैसेज भेजते हैं, ज़ाहिर मैं शाम में फ्री होकर उनको रिप्लाई कर सकता हूँ। तो अब मेरे ख्याल में इसके ऊपर संजीदगी से सोचना होगा। और ये हमने हॉस्पिटल में भी अप्लाई किया हुआ है कि जो भी एम्प्लॉय आ रहा है काम के लिए, वो अपने मोबाइल फ़ोन जमा करा देता है बहुत अच्छा है एट रिसेप्शन, और उसके अच्छा बाद वो टाइम जब उनका जाने का होता है तो दे कलेक्टेड। ज़बरदस्त। मीनवाइल दे हैव द फ्रीडम के वो बीच में किसी को 15 मिनट अपनी वाइफ से, बच्चों से, किसी से बात करनी है, दे कैन कम कलेक्ट द फोन, मेक अ फ़ोन कॉल। लेकिन काम के दौरान मोबाइल फ़ोन अलाउड नहीं है बिल्कुल, क्योंकि प्रोडक्टिविटी अगर आप पेशेंट्स को नहीं फोकस से कर, और ये पहले शुरू में देखा गया है कि अगर आपने ज़रा सी लीनियंसी दी और उनको मोबाइल फ़ोन दे दिया तो बेसिकली उनका ध्यान मोबाइल में ही लगा रहता है, पेशेंट को प्रॉपर केयर नहीं दे सकते। तो उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। तो हॉस्पिटल में तो ये हम लोगों ने बड़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसी रखी है कि पेशेंट की केयर फर्स्ट है, और इसमें मोबाइल फ़ोन इज़ नॉट अलाउड एट ऑल। बहुत अच्छी बात है कि अगर आप जो आपका काम है, अगर आपका उस पर फोकस नहीं होगा तो आप रिजल्ट्स जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। और यही सब कुछ हो रहा है। हमारी प्रोडक्टिविटी देखें, होना तो ये चाहिए था कि इन्हेंस्ड होती, और इससे हमें बढ़ते, हम इससे आगे जाते, हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएं, इस वक्त सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि हमारी प्रोडक्टिविटी डाउन होती जा रही है। उसकी वजह यही है कि कंसंट्रेशन नहीं है, सारा फोकस इसी के ऊपर है। और ज़्यादा मैं अभी एक बड़ी इंटरेस्टिंग में रिसर्च मैंने की, कंडक्ट की, मैं ज़्यादा आजकल फोकस इसके ऊपर होता है। मैं ये जो रेस्टोरेंट्स हैं उनमें देख रहा था कि लोग किस चीज़ को ज़्यादा तरजीह देते हैं। तो मैं टेंडेंसी दे जानने की कोशिश कर रहा था, तो वो फूड से ज़्यादा एम्बियंस को दे रहे थे। उसकी वजह मैंने जब पता की कि क्या है, तो ज़्यादातर लोगों ने बड़ा ऑनेस्टली कहा कि हम सिर्फ एम्बियंस की वजह से आते हैं कि इसमें हमारी इंस्टाग्राम अच्छी बनती है, और जब हम लगाते हैं तो पता चलता है कि हम इस जगह मौजूद हैं। तो ये दो चीज़ें हमारी उसमें होती हैं, फूड हमारी उसमें नहीं होता कि हम उसकी क्वालिटी को प्रेफर करें। हम नहीं सोचते कि यहाँ पे हाइजीनिक फूड है या नहीं है। हमारे इंस्टाग्राम पे तस्वीर अच्छी आनी चाहिए, फेसबुक के ऊपर, एंड दिस इज इट, ये हमारी प्रायोरिटी में। तो ये टेंडेंसी आपकी जो है वो सेट हो चुकी है। अब इसके ऊपर ऐड कर दें, क्योंकि बड़ा स्ट्रिक्टली एक हमारा नफ्सियाती मसला है कि हम अपनी हेल्थ, खाना हम अपनी हेल्थ के लिए खाते हैं, ज़िंदा रहने के लिए, कि हमें उससे मिल क्या रहा है। इवेंचुअली जब हम पे कर रहे हैं तो हम ले के क्या जा रहे हैं। हम ये लेके जा रहे हैं कि जी इंस्टाग्राम पे पता चले लोगों को कि हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ का एम्बियंस अच्छा है। उन्होंने भी उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया हुआ है, क्योंकि उनको पता है कि ये फूड से ज़्यादा इस चीज़ को इंजॉय करने के लिए आ रहा है। जी प्लीज़। इट्स अ बेसिक प्रॉब्लम एट एवरी लेवल, या सिर्फ खाने के हवाले से नहीं। क्वेश्चन ये है कि आप अपने लिए ज़िंदा हैं कि दूसरों को दिखाने के लिए ज़िंदा हैं। ये मेरा सवाल इसलिए है कि आप गाड़ी अपने लिए ख़रीदते हैं, कपड़े अपने लिए ख़रीदते हैं, वो पहनते हैं कि दूसरों को दिखाने के लिए पहनते हैं। ये हर चीज़ पे अप्लाई हो रहा है। और मसला यही है, हमारी जो दौड़ लगी हुई है, जो रैट रेस का एक रीज़न है कि कंपैरिजन, कि भाई उसके पास मुझसे ज़्यादा है, इसके पास मुझसे अच्छा है, शो ऑफ, किसने क्या ज्वेलरी पहनी है, इसने क्या कपड़े पहने हैं, किसने कौन सी घड़ी पहनी है, किसने कौन सा मोबाइल फ़ोन उठाया हुआ है। ये सारी चीज़ें जो है ना आपको परेशान कर रही हैं। इंसान अपनी ज़्यादा से ज़्यादा पाँव फैला रहा है और अपनी आपको परेशानियों में डाल रहा है, अपनी प्रायोरिटीज़ को चेंज कर रहा है। अब प्रायोरिटी अगर ये है कि आपको दूसरों को दिखाना है और शो ऑफ ही करना है, तो आप अपने आप को स्ट्रेस में डालेंगे। और वही बात है कि गैर मियारी खाने भी खाएंगे सिर्फ एम्बियंस के लिए और इंस्टाग्राम पे डालने के लिए अपना ब्लॉग या कुछ। तो लेकिन बात यही है ना कि
एक हमारा ज़माना था जब हम स्टूडेंट्स थे, और मुझे याद है रात को हम थक जाते थे पढ़ के, तो कैफ़े प्याले चले जाते थे, चार पे बैठ के चाय पी लेते थे, स्ट्रॉन्ग किस्म की जो ट्रक ड्राइवर पी रहे होते थे, तो देयर वाज नो प्रॉब्लम। हमें ये मसला नहीं था कि भाई हम किस जगह जाके चाय पी रहे हैं, एम्बियंस कैसा है कैसा नहीं है। ऑल वी नीडेड वाज द आउटकम कि भाई हमें अच्छी सी ऐसा कुछ मिल जाए, स्ट्रॉन्ग कैफिनेटेड ड्रिंक, के हम फिर से अलर्ट होके पढ़ लें। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही है। एंड दो चार दोस्त होते थे, वो अपनी बातें करते थे, एंड इट वाज ऑल अबाउट गुड टाइम, गुड क्वालिटी टाइम विद फ्रेंड्स। और अब जो है ना, थिंग्स हैव चेंज्ड, बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया है। एक तो मुझे दोस्त ही कम नज़र आते हैं लोगों के, ज़्यादातर फेसबुक पे दोस्त हैं, एक्चुअल दोस्त नहीं हैं। और वो वक्त था जब हम लोग 7-8 दोस्त होते थे, ग्रुप होता था, 2 गाड़ी में जाते थे, डाइनिंग आउट करते थे, बैठते थे, बातें करते थे। अच्छी मेमोरीज हैं हम लोगों की पूरा बचपन की। तो वो अब इतना देखने में नज़र नहीं आता जो पहले आता था जी। और फैमिली टाइम जब देखा जाए तो जो फैमिली में साथ बैठे भी होते हैं एक साथ, वो हर एक अपना अपना फ़ोन लेके बैठा होता है, हर एक अपना ध्यान अपने ही फ़ोन पे होता है। एक दूसरे से बात करते हुए लोग नज़र नहीं आते। इवन मैंने कपल्स को देखा है, 2 लोग बैठे हुए हैं लेकिन दोनों अपना अपना फ़ोन देख रहे हैं। एग्जैक्टली। तो बात ये है ना कि व्हाट डू यू वांट फ्रॉम योर लाइफ। अगर आपको कनेक्टिविटी अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है, अपने रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करने हैं, अपनी प्रायोरिटीज़ को राइट रखना है, तो ये सोचना ज़रूरी कि मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट है और आपके लिए इम्पोर्टेंट है आपकी अपनी हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ, साइकोलॉजिकल हेल्थ, आपकी रिलेशनशिप्स, और वो अनकंडीशनल रिलेशनशिप जैसे अपनी माँ है, बाप है, बहन है, भाई है, बीवी है, बच्चे हैं, और अच्छे दोस्त। मोबाइल आपका अच्छा दोस्त कभी नहीं बन सकता। नहीं हो सकता। और ये प्रॉब्लम हो भी रही है अब रीडिंग के हवाले से। अब जो प्रोडक्टिव काम करते हैं सर, उनके लिए भी वो हो जाए। पढ़ने का सिलसिला शुरू किया, मैं खुद भी एक वक्त मोबाइल पे ही पढ़ना शुरू कर दिया था मैंने, लेकिन उसकी वजह से फिर आईसाइट ज़रा इतना कंसंट्रेट करना पड़ता है, वो मेरे लिए इतना आसान काम नहीं होता। तो ये भी एक वजह है। लोग अगर इसका ऑल्टरनेट बना रहे हैं तो वो भी कंसंट्रेशन आपकी जो है ना बहुत ज़्यादा आपको उसमें करना पड़ता है, वो भी कुछ जगहों पर आके आपके लिए नुकसानदेह हो जाता है। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि इसको प्रोडक्टिव वे के अंदर वो करें। और रीडिंग से भी बहुत सारे मसाइल शायद हल होते हैं। मैंने ये देखा है कि जब पहले ये हुआ करता था, हम बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, कोई अच्छी बुक पढ़ने से काफ़ी हद तक हम डिस्ट्रेस हो जाते थे, लेकिन अब हमारे पास कोई ऑप्शन और है नहीं। लोग रिलैक्स करने भी के लिए भी इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट के लिए भी कर रहे हैं, और हर चीज़ के लिए इसी को कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इवन प्रोग्राम के हवाले से भी लोग कहते हैं कि यार अगर आपका प्रोग्राम अगर सोशल मीडिया पे अगर शुरू हो जाए ना, तो हम उसको प्रेफर करेंगे देखना। टीवी पे बैठ के टाइम निकाल के वो चीज़ अब ख़त्म होती जा रही है। तो क्यों ऐसा होता जा रहा है कि हमारे पास शायद टाइम होते हुए भी हम नहीं मैनेज कर पा रहे? प्लीज़ इसके बारे में भी चाहूँगा ज़रा। टाइम मैनेजमेंट ज़रा एक इशू है। चलें, थोड़ा सा ऑफ टॉपिक है, लेकिन आपसे ज़रा हेल्प मिल जाएगी प्लीज़। देखिए, टाइम निकालना पड़ता है, टाइम आपको नहीं मिलता। अगर बात वही है ना कि मेरा एक दोस्त आया अभी 5 दिन के लिए अमेरिका से, अगर मेरी प्रायोरिटी है कि यार मेरा पुराना दोस्त है, मैं उससे मिल लूँगा, चाहे तो मैं अपना क्लिनिक शायद कैंसिल कर दूँ, मैं उसे कम पेशेंट्स देख लूँ, मैं यही पेशेंट अगले हफ्ते देख लूँगा। लेकिन व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू डू, कि आपको करना है कि भाई आपको ये टाइम निकालना है, अपने दोस्त के लिए निकालना है, ये टाइम निकालना है, किताब पढ़ने के लिए निकालना है। जब आप एक प्रायोरिटी अपनी राइट करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली टाइम निकल आएगा। इसमें मुझे कोई डाउट्स नहीं है, कोई डाउट्स नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि हम पहले से ज़्यादा बिजी हो गए हैं। नहीं, हर बंदा ये प्रिटेंड कर रहा है इस वक्त। मैं देख रहा हूँ सोसाइटी में कि वो बहुत ज़्यादा बिजी है, वो सड़क पे भी जा रहा है तो इतना इम्पेशेंट है कि मैं हैरान होता हूँ कि ये चक्कर क्या है। वो तो समझ में आता है कि ये ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बिजी हैं। शायद इस वजह से कुछ हो रहा है, एक्सीडेंट की भी टेंडेंसी देख रहा हूँ बहुत बढ़ गई है। चक्कर है क्या, क्यों हम लोग ये प्रिटेंड कर रहे हैं? जी, जो हमें बिहेवियर रोड्स पे नज़र आ रहा है ना, वो रिफ्लेक्ट करता है कि हमारे माइंड कैसा है, एग्जैक्टली, ऑर्गेनाइज्ड है, फोकस्ड है, राइट डायरेक्शन में है कि नहीं है। बिल्कुल ठीक। देखिए, अगर आप सुकून में हैं अंदर से और फोकस्ड और क्लियर हैं, तो आप इधर नहीं जाएंगे, फिर इधर नहीं जाएंगे, फिर इधर नहीं जाएंगे, फिर इधर नहीं जाएंगे, आप सीधे जाएंगे A to B। अगर वहाँ पहुँचना है ना आपको, तो एक स्ट्रेट रूट है, आपको पता है, आपके अंदर क्लैरिटी है। आजकल जिगजैग अप्रोच है, और ये बड़ा प्रॉब्लम है। हम लग रहे हैं कि हम बहुत बिजी हैं, लेकिन आपको क्या प्रोडक्टिविटी नज़र आ रही है, क्या आउटकम नज़र आ रहा है, हमें कितनी सक्सेस रेट नज़र आ रही है किसी भी उस पर।
कितने सक्सेसफुल लोग पाकिस्तान में नज़र आ रहे हैं, कितने पाकिस्तानियों ने बहुत अच्छी रिसर्च कर ली है, अच्छी किताबें लिख ली हैं, हमने कितने नोबेल प्राइज़ जीत लिए हैं, हमने साइंस पे कितना काम कर लिया है, फैंटेसीज़ पे कितना कर लिया है, चलें कितने अब जितने बड़े बड़े नावल्स हैं, अच्छी अच्छी किताबें लिखी गई हैं, उनमें हम पाकिस्तानियों में ऐसे लोग नहीं हैं जो टॉप पर हैं। उसमें अनफॉर्चुनेट ये हमारी है, हम लोग इन चीज़ों से बाहर ही नहीं आ रहे, जबकि हमारे पास सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। अगर इंटरनेट आपके पास है एंड यू कैन रीड एंड राइट, इंग्लिश और उर्दू दोनों आपको आती है, तो पढ़ने के लिए आपके पास मवाद की कोई कमी नहीं है। एग्जैक्टली, बहुत कुछ सीख सकते हैं। पॉजिटिव लर्निंग इज़ अ पॉसिबिलिटी जब आप कुछ सीखना चाहें तो। लेकिन अगर आप बिजी हैं क्योंकि आपको यहाँ से वहाँ जाना है, वहाँ से यहाँ जाना है, छोटी छोटी आपकी प्रायोरिटीज़ हैं जिस पे आप दौड़ लगा रहे हैं इधर से उधर, लेकिन उसका आउटकम कैसे आएगा? ठीक है, आपके पर्पस बड़े होंगे, ड्रीम्स बड़े होंगे, आपकी ख्वाहिशात होंगी अच्छी, और देखिए जो चीज़ आप चाहते हैं वो आपको मिलती है। अगर आपकी प्रायोरिटी छोटी छोटी होंगी, आपको छोटी छोटी चीज़ें ही मिलेंगी। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है। बड़े ख्वाब होंगे, बड़े पर्पस होंगे, मकसद होगा ज़िंदगी में, तो वो चीज़ आप हासिल कर सकते हैं। बट माइंड यू, एक बात याद रखिए, अब इससे ये ना कतई समझिएगा कि ये जो मकसद है, ये मकसद नया मॉडल फ़ोन का नहीं है कि अब ये टारगेट्स भी तो आप देखें ना कैसे सेट किए हुए। ज़्यादातर लोग यही सोच रहे होंगे कि जी डॉक्टर साहब से बड़ी मोटिवेशन मिली है, अब मेरे पास जो है वो 13 है, ये 12 है, तो अब मैं 16 को चाहे वो ख़रीदूँगा, कुछ भी हो जाए कम वक्त में, मेरा ये मकसद होना चाहिए और उसके लिए फिर मैं लगा पाऊँ। अब ये अगर टारगेट्स जो है ना वो ये सेट किए जाते हैं, पूरी दुनिया में पीस ऑफ माइंड के लिए किया जाता है कि मैं ये जो मंथ एंड है या जो आने वाली वेकेशंस हैं उसमें रिलैक्स करने के लिए क्या कुछ करूँगा। बट हमारी अप्रोच बिल्कुल इससे उल्टी चल रही है। ये टारगेट्स हैं, वो बात मैं आपकी अग्री करता हूँ बिल्कुल कि वो टारगेट्स होना चाहिए। अचीवमेंट हमारी है क्या, पहले तो ये समझ लें। हमारे यहाँ जो नया टीवी ख़रीद के लाते हैं ना, वो भी अचीवमेंट होती है। वो रिश्तेदारों को बुला के दिखाते हैं, ये देखें जी बड़ा टीवी ख़रीद लिया है जी, गाड़ी ख़रीद लिया है, देखें जी मैंने गाड़ी ख़रीदी है। ये तो माइंडसेट यहाँ इसी को मैं छोटी छोटी ख्वाहिशात कह रहा था, या से बेसिकली मतलब यही था कि बड़े मकसद जो होते हैं वो होती है आपकी कि आप क्या अच्छे साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, अच्छा राइटर बनना चाहते हैं, अच्छा डॉक्टर बनना चाहते हैं, अच्छा इंजीनियर बनना चाहते हैं। एंड वंस यू हैव अचीव और आपने उस काम में आप माहिर हैं, आप एक्सपर्ट हैं, तो बाकी चीज़ें आपके पीछे ऑटोमेटिकली आएंगी। आईफोन 16 भी आ जाएगा, टीवी भी आ जाएगा, उसके पीछे आपको भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी, मेरा नहीं ख्याल, वो चीज़ें ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएंगी। एग्जैक्टली। और ये अचीवमेंट भी नहीं और ये अचीवमेंट भी नहीं है। अचीवमेंट भी नहीं है आपके यहाँ। तो उसको अचीवमेंट समझा जाता है ना कि आपने ख़रीद लिया, तो अचीवमेंट भी नहीं है। अचीवमेंट यही होना चाहिए कि आपने कोई ऐसा काम किया हो जिससे आपको खुद प्राउड फील हो, कुछ बेटर महसूस हो, स्किल सेट आपका बढ़ जाए। ऐसा कोई काम हुआ है पिछले 20 सालों के अंदर, अंदाज़ा लगाइए कि जहाँ पे खड़े थे वहीं पे खड़े। हमारे माशाल्लाह बहुत सारे डॉक्टर्स भी हैं, वो बेचारे मेरी बात का बड़ा बुरा मानते हैं, जो पास आउट करके निकले थे, जो पढ़ के निकले थे, आज भी वहीं पे खड़े हुए हैं। यही कुछ है, वो जो प्रैक्टिस चल रही है, जॉब चल रही है, उसमें इतना वो इन्वॉल्व हुए हैं कि वो स्किल सेट जो है वो अपग्रेड नहीं हुआ। तो ये भी एक चक्कर है, उसके ऊपर भी कोई फोकस नहीं है। तो हमारी तो प्रायोरिटीज़ बड़ी मुख्तलिफ हैं दुनिया से। वहाँ तो स्किल सेट को अपग्रेड करने की कोशिश करते हैं, जो कुछ सीखा है। बल्कि मैं इनफैक्ट सिंगापुर के बारे में पढ़ रहा था एक रिसर्च कि वहाँ पे लोगों ने ये कहा कि जो डिग्रीज़ उन्होंने हासिल कर ली हैं, अब उसके बाद ज़ाहिर है कि वो बहुत बड़ा गैप आ गया है, तो उसको अपग्रेड करने के लिए वो सोच रहे हैं कि दोबारा से एजुकेशन की तरफ जाएं ताकि वो चीज़ जो है वो आगे बढ़ सके, मूव ऑन कर सकें। प्लीज़ अब बताइए ज़रा। जो कहना चाह रहा था आपने वो सवाल पूछ लिया मुझसे, कह दिया जी। कि लाइफ टाइम लर्निंग जो है ना, कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट जिसे हम कहते हैं, इट्स सो इम्पोर्टेंट। डिग्रीज जो है ना वो भी अचीवमेंट नहीं है, मैं समझता हूँ। आपने 1 ले ली, 2 ले ली, 3 ले ली, एक पॉइंट पे आके मे बी व्हेन यू आर इन योर 30। मैंने लास्ट डिग्री ली थी, फेलोशिप की थी साइकियाट्री की, जिसे तो मैंने 3 पोस्ट ग्रेजुएशंस की MBBS के बाद। तो पहली मैंने 2000 में की, फिर 2001 में मैंने की, 2 डिग्रीज को साथ लेके चला, और फिर 2007 में मैंने फेलोशिप की ऑस्ट्रेलिया की। और 2007 को अब 2024 पे देखें तो आप देखें बड़ा लंबा गैप है। ये तकरीबन देखें तो 17 साल का गैप है। अब इन 17 सालों में क्या मैं रस्टी हो गया हूँ? इतनी नॉलेज जो मैंने पढ़ी किताबें वो सारी मैंने लूज़ कर दी हैं। ज़ाहिर है आपकी मेमोरी एक हद तक पुरानी बातें याद रखती हैं, सब चीज़ें तो याद नहीं रख सकती। और फिर वक्त के साथ साथ नई रिसर्च आती हैं, नई डेवलपमेंट्स आती हैं मेडिसिन में भी और मेडिकल रिसर्च में।
तो अपने प्रोफेशन को लेते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं नहीं रेगुलरली पढ़ूंगा और अपनी नॉलेज को अपडेट नहीं करूंगा तो फिर मैं पीछे रह जाऊंगा। और इसमें ये कि मैं किसके साथ दौड़ रहा हूँ, किसी अपने साथ ही दौड़ रहा हूँ, किसी और के साथ नहीं। मेरा कंपैरिजन किसी और डॉक्टर के साथ नहीं है। बिल्कुल ये ठीक मेरे को है। अपने अंदर ही रखना है कि मुझे कितना सीखना है। एम आई लाइफ टाइम स्टूडेंट। और मैं ये प्राउडली कहता हूँ लोगों से कि मैं कुछ, चाहे मैं डॉक्टर हूँ, चाहे मैं कंसल्टेंट हूँ, चाहे मैं डायरेक्टर हूँ हॉस्पिटल का, या कोई भी, या ऑथर हूँ 2 किताबों का, लेकिन असल में मैं आई एम प्राउड टू बी लाइफ टाइम स्टूडेंट। कि मुझे इस पे प्राउड है कि मैं पूरी ज़िंदगी स्टूडेंट रहूँगा। अपने लास्ट डे ऑफ ज़िंदगी तक कोशिश करूँगा कुछ ना कुछ सीखता रहूँ। एग्जैक्टली। और ये अगर आपके अंदर होगा ना कि आपको सीखने की ख्वाहिश है और लर्निंग आपको बेहतर बनानी है, कल से आप आज बेहतर हैं, तो शायद आपके अंदर एक पर्पस के अलावा एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होगा कि मैंने कुछ और नेक्स्ट अचीव किया है, फिर एक नेक्स्ट, और वो अचीवमेंट अपने आप से है, किसी और से कंपैरिजन नहीं है, इसलिए आपके अंदर जेलसी नहीं होगी। एग्जैक्टली। फर्स्ट, क्योंकि जब आप कंपेयर दूसरों से करते हैं ना तो अंदर जेलसी आती है कि भाई ये बड़ा डॉक्टर है, मैं छोटा डॉक्टर हूँ। कोई बड़ा छोटा नहीं होता, वो अपनी जगह स्किल्ड होगा, मैं अपनी जगह स्किल्ड हूँ। ठीक है। लेट हिम डू हिज वर्क, आई विल हैव टू डू माय वर्क। हो सकता है मेरा परसेप्शन पेशेंट्स के बारे में, अपने प्रोफेशन के बारे में थोड़ा सा डिफरेंट हो बाकी डॉक्टर्स से। तो बट आई थिंक आगे बढ़ना इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल ठीक है। और जब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे और कोशिश नहीं करेंगे, आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली। क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी बेहतर नहीं होगी, जिसको हम समझ रहे हैं कि क्वालिटी ऑफ लाइफ ये है, वो ये नहीं है, जिन चीज़ों का भी यहाँ पे तस्करा किया गया। दूसरा ये कि जैसे स्किल सेट को अपडेट करने की बात हो रही थी, हमें रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है, सवाल ये पैदा होता है, जिसकी वजह से मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग जो है आजकल फ़िक्रमंद हैं। उसकी वजह भी यही है कि इन सारी चीज़ों के बारे में सोचना छोड़ दिया। और एक चीज़ जिसमें मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होता हूँ, अक्सर जब मैं किसी को हेल्थ के बारे में बताता हूँ कि इसका ख्याल रखें, तो वो आगे से जवाब मिलता है, जी अब क्या फ़ायदा, अब तो हमारी शादी हो गई, अब तो ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों की। मतलब अजीब अजीब से मैं लोगों के रीज़न सुनता हूँ हेल्थ के हवाले से, इतने जो हैं वो लापरवाह हैं कि उनकी ईटिंग हैबिट्स देखता हूँ, जब ये देखता हूँ जी वो ठीक है, बस चल रहा है, हो जाता है, अब नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ये बड़ा एक कॉमन आंसर हो गया है कि हर कोई कहता अब नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? तो ये बड़ी अजीब एक बात है कि जी वो तो स्केजुअल ऐसा है, ये ऐसा है, वो आप बताएं कि कब आप तो टाइम दे देते हैं 2 घंटे, तो मैं कर लेता हूँ, ब्लैकआउट कर लेता हूँ बिल्कुल हर चीज़ से, करना पड़ता है। तो ये क्या ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है? या मैं सोचता हूँ कि मैं गलत उस पर हूँ कि मैं जो रोज़ाना 2 घंटे सेक्रीफाई कर रहा हूँ, ये नहीं होना चाहिए? आपकी क्या इसके ऊपर आए हैं? नहीं नहीं, डेफिनेटली होना चाहिए। आई थिंक मसला यही है कि हम ऐसा पाकिस्तानी, जब मैं लोगों से मिलता हूँ, दोस्तों से मिलता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, लोग बातें करते हैं कि अब तो हम इतने साल के हो गए, अब ज़िंदगी बची क्या है, हमने अपना पर्पस अचीव कर लिया, बच्चे भी हो गए, अब उनकी शादियाँ हो गई हैं, अब तो मरने का वक्त आ गया, अल्लाह अल्लाह करने का टाइम आ गया है, दैट्स इट, दैट्स द एंड ऑफ आवर लाइफ। बात है कि अगेन इट्स अबाउट हाउ यू परसीव थिंग्स। अगर आप ऐसे ही देख रहे हैं तो फिर आप बहुत केयरलेस हो जाएंगे अपनी हेल्थ के बारे में, अपनी एजुकेशन के बारे में, ऑनगोइंग एजुकेशन के बारे में, अपनी लाइफ इटसेल्फ के बारे में। और यही तो बड़ा मेजर डिफरेंस है यासिर, बाहर के मुल्कों में और यहाँ के मैं इतना साल 26 साल तकरीबन बाहर गुजार के मैंने जो देखा और सीखा है, वहाँ पे बूढ़े, मतलब अगर वो 70s में हैं तो वो अपने आप को बूढ़ा नहीं कहते, दे स्टिल कैन गो फॉर हाइकिंग। वो कहते हैं अभी भी मुझे हर साल हॉलीडेज़ पे जाना है, अभी भी मुझे वो चीज़ें करनी है जो मैं करना चाहता हूँ। उनकी प्रायोरिटीज़ होती हैं, वो हेल्थ के हवाले से बहुत कॉन्शियस होते हैं। 40s टच करते ही हर ऑस्ट्रेलियंस को मैंडेटरी PSA करवाना है, प्रोस्टेट मार्कर चेक करने हैं, मतलब उन्होंने कहा कि ब्लड टेस्ट आपको करने हैं और मेक श्योर करना है कि आप हेल्दी रहें। अब उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 87 से 90 ईयर्स हैं, हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी छोड़ ही दें, मेरा नहीं छोड़ ही ख्याल दें। अब बहुत सारे लोग जो है वो परेशान हो जाएंगे। हो जाएंगे। लेकिन ये बात सही है कि वो कम हुई है, उसकी वजह से यही है कि हमने इसको बहुत सारी चीज़ों को हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं। और माशाल्लाह से यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा चीज़ जिसको फॉर ग्रांटेड लिया जाता है ना, वो अपनी हेल्थ है। वो फिज़िकल हेल्थ भी है और मेंटल हेल्थ भी है। फिज़िकल हेल्थ के हवाले से बात करते रहते हैं, इश्यूज़ इतने सारे आ रहे हैं, हर शख्स ये बता रहा है कि वो डायबिटिक हो गया, उसको हार्ट का प्रॉब्लम है, ये बड़ा एक वो है। हमारे एक यंग प्रोड्यूसर हैं, वो भी अभी उनको हार्ट का इशू है, हो गया अभी। मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था ये पता जब चला।
तो ये सारे जो अच्छा शुगर और ब्लड प्रेशर भी, अभी मुझे मेरा प्रोड्यूसर जो है वो बिलाल बता रहा है कि अल्लाह खैर करे, इतनी यंग एज में शुगर और ब्लड प्रेशर भी हो गया। अभी खैरियत मालूम करते हैं, अभी उनको भी हमारे प्रोग्राम के एसोसिएट ही हैं वो भी। तो ये एक बड़ी मेरे लिए जो फ़िक्रमंद चीज़ है। मैं बहुत इस चीज़ से अभी जो ये ख़बर दी है बिलाल ने, इसने और ज़्यादा परेशान कर दिया। वेल चलें, कोशिश करते हैं इसके ऊपर बात करें। डॉक्टर साहब टाइम ख़त्म हो गया, डिस्कशन ऐसी है कि आपसे बहुत सीखने का मौका मिलता है मुझे वाकई, और जो सुन रहे हैं यकीनन उनको भी समझ में आएगी बहुत सारी बातें। बार बार बताने का मकसद ये है कि यहाँ से जब क्लियर होंगे तो फिर आपको जो है बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर साहब वंस अगेन। नाज़रीन, ये हमारा प्रोग्राम था, बात हो रही थी आपकी नफ्सियात के हवाले से। जो मसाइल हैं जिनका आप तस्करा करते हैं, ये सारे इन्हीं मामलात से जुड़े हुए हैं। तो जब ये इंशाल्लाह सही होंगे तो आप देखेंगे आपकी हेल्थ पर अच्छा असर पड़ेगा। बस खुदा रहा इसके बारे में सोचिए, वक्त निकालिए, और आज से जो अगर एक कोशिश कर सकते हैं वो ये कि ये जो आपके हाथ में सेलफोन है, इससे थोड़ी देर के लिए पीछा छुड़ाना शुरू करें। कोशिश करें कि इसको, ये इतना ज़रूरी नहीं है जितना हमने इसको बना लिया है। और रात के वक्त ख़ास तौर पे सोने से पहले अगर इसको बंद कर दें कम्प्लीटली, कोई ऐसी परेशानी नहीं है, कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं है, खुदा ना करे कि जो जहन पे होता है ना कि ना जाने क्या हो गया कि अगर मेरे पास फ़ोन बंद होगा, तो ये हो सकता है। इसको कोशिश करके आप प्रैक्टिस अपनी ये स्टार्ट करें आज से, तो फिर इंशाल्लाह देखेंगे स्लोली और ग्रेजुअली चीज़ें बेहतर होना शुरू होंगी। इंशाल्लाह आगे चल के फिर इसके ऊपर बात करेंगे। इजाज़त लेनी होगी। मोहम्मद यासर और हमारी टीम को इजाज़त दीजिए।